हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री। यहाँ कुछ बच्चों की क्वेरीज हैं। ये टॉपिक मैंने यहाँ लिख रखे हैं: साइट, माउंट्स एंड लेयर्स। सेकेंड वर्सेस फ्रॉम द उपनिषदास, द स्टोरी ऑफ द तागंस बक्स, लव फॉर द लॉर्ड्स, चरखनामा, द फ्लाइट ऑफ द रिटर्न बर्ड। ये कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ हम आपको ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले क्या है? साइट्स, माउंट्स एंड लेयर्स। साइट किसे कहते हैं? साइट मीन एक पुरानी जगह, पुराना स्थल, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत पुराने टाइम में लोगों ने उस जगह को यूज किया और फिर उस जगह को लीव कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? पुरास्थल या साइट। नेचुरल सोयल, इस तरह यहाँ पर सपोज को कहीं पर आकर के लोग बसने लग गए, वो जगह जो है ना, उन लोगों ने यहाँ पर बसना शुरू किया, तो यहाँ पर वो एक लंबे टाइम तक रहे। उन्होंने जिस चीज़ को यूज किया उन चीज़ों को वो वहीं पर छोड़कर चले गए। तो ये जगह क्या बन गई? ये जगह साइट बन गई। ये क्या बन गई? साइट बन गई। इसको हम क्या बोलेंगे? साइट। फिर से समझिए, साइट मीन पुरास्थल, पुराना स्थल, यानी जहाँ पर लोगों ने रहना शुरू किया, पुरानी कोई अपनी वस्तुओं का यूज किया, उनको बनाया, और फिर उनको कुछ टाइम के बाद उनको छोड़ करके चले गए। तो इस तरह उस जगह को, जहाँ पर उन्होंने उस जगह को यूज किया है, उसको हम क्या बोलेंगे? साइट। तो ये क्या है? साइट। साइट। अब क्या है? माउंट्स। माउंट्स क्या है? माउंट्स देखो क्या होता है। अब कुछ टाइम के बाद यहीं पर कुछ लोग और आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरह कुछ टाइम के बाद फिर छोड़ दिया, फिर यहाँ पर लोग आ गए, रहना शुरू कर दिया। तो इस तरह ये आसपास के एरिया से ये जगह काफ़ी ऊंची हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? माउंड, टीला। समझे? साइट, साइट उसी साइट पर फिर लोगों का आना और रहना, क्योंकि ये आसपास के एरिया से ऊंची हो जाती है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उस जगह पर रहना शुरू कर देते हैं। तो फिर कल्चर का विनाश होता है, फिर वहीं पर रहना शुरू हो जाता है। तो इस तरह क्या बन जाता है? माउंड, टीला। नेक्स्ट, लेयर। तो इस तरह यहाँ पर देखो, ये क्या बन गए हैं? ये आपके बन गए हैं माउंट्स। लेयर्स क्या होती हैं? लेयर्स कब दिखाई देती हैं? या तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाए। रेनफॉल होने से क्या होगा कि ये जगह कट जाती है, और यहाँ से फिर जो है ना, ये जगह, इसमें उस टीले में से लेयर दिखती हैं। अब सपोज करो कि नेचुरल सोयल है, नेचुरल सोयल पर, वो नेचुरल सोयल 2 फीट की ऊंचाई पर जो है ना, वो वहाँ पर क्या बन गया है? साइट बन गई है। उसके बाद एक ऐसी लेयर डिपॉजिट हो जाती है जहाँ कोई भी चीज़ वहाँ पर मिलनी बंद हो जाती है, क्योंकि वो रेत से, नेचुरल जो डस्ट होती है उससे डिपॉजिट हो जाती है, उसमें कोई भी चीज़ नहीं मिलती जो ह्यूमन ने यूज किया है। ठीक है, तो इस तरह क्या, ये एक लेयर से दिखाई, एक लेयर अलग बन जाती है, फिर यहाँ पर रहना शुरू हो जाता है, फिर वहाँ पर कुछ आर्टिफैक्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर जब भी रेनफॉल होती है तो ये लेयर, एक अलग अलग कल्चर की लेयर जो है ना, अलग से दिखाई देंगी। कब? या तो रेनफॉल हो जब, या फिर कोई एक्सक्वेशन हो। एक्सक्वेशन यहाँ पर शुरू होता है, तो यहाँ से आप अलग अलग कल्चर की अलग अलग लेयर देख सकते हैं। क्योंकि पहली कल्चर वाले लोग जो हैं, उनकी जो पोट्री है वो अलग मिलेगी, फिर लेयर दिखाई देगी कि कुछ ऐसी मोटी लेयर, या इतनी भी हो सकती है मोटी, 1 या 2 फीट की भी हो सकती है, क्योंकि लंबे टाइम के बाद जब लोगों ने रहना शुरू किया तो वहाँ पर नेचुरल डस्ट डिपॉजिट हो चुकी है, जिसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, वो लेयर अलग दिखाई देगी। फिर अलग कल्चर के, इस तरह एक जगह पर आप कई लेयर देख सकते हो, 4, 5 या 6 लेयर भी आपको दे सकते हो, जो अलग अलग कलर की हो सकती हैं। तो ये क्या है?
साइट, माउंट्स एंड लेयर्स। इस तरह ये लेयर्स, इन लेयर्स को आप कहीं भी किसी भी जगह पर जब किसी भी साइट का एक्सप्रेशन हो तो वहाँ पर अलग अलग देख सकते हैं हम। हो सकता है कि जब मिथाथल आपका 1 डे ट्रिप जो होगी तो वहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगी, क्योंकि वो जो लेयर्स दिखाई देती हैं वो अलग अलग कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो पहला अपना टॉपिक साइट, माउंट्स एंड लेयर। साइट क्या है? कोई एक जगह है, वहाँ पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया और वो जगह आसपास के एरिया से थोड़ी ही हाइट पे हो गई, फिर लोगों ने उसको त्याग दिया है, लीव कर दिया, छोड़ दिया, और अपनी जो चीज़ें थी जो रिमेन्स वहाँ पर रह गई। उसके बाद हो सकता है 1, 2, 300 के बाद फिर लोगों ने रहना शुरू कर दिया। इस तरह क्या बन जाता है उस साइट पर? माउंड बन जाता है, टीला बन जाता है। जब रेनफॉल होती है तो या फिर एक्सकेवेशन होता है तो आप उन लेयर्स को अलग अलग, जो कल्चर के लोग जो वहाँ पर गए थे उनकी लेयर अलग अलग लेयर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट, वर्सेज फ्रॉम द उपनिषेदाज। यहाँ पर क्या है? वर्सेज फ्रॉम द उपनिषेदाज। यहाँ पर आपको कुछ वर्सेज हैं जो उपनिषेदाज के हैं, जो यहाँ पर बताए गए हैं। क्या है वो? हम 600 BC के आसपास महावीर और बुद्ध को पढ़ते हैं। यहाँ पर बुद्धिस्ट या बुद्ध, गौतम बुद्ध क्या कहता है कि वो हमेशा ही जो उपनिषेध हैं उनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, उनकी अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं उपनिषेध। और उपनिषेध किसने लिखे हैं? ब्राह्मणों ने लिखे हैं। यहाँ पर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने आप को मुक्ति दिला सकता है अपने वर्क काम करके खुद। जबकि ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस में क्या है कि किसी का भी एग्जिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी कास्ट और उसके जेंडर पर। तो यहाँ पर उपनिषेध के ऊपर कौन? महात्मा बुद्ध क्वेश्चन करते हैं, यानी उनकी अथॉरिटी के ऊपर, उनकी जो अथॉरिटी है उनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। महात्मा बुद्ध हमेशा ही जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है उनके अगेंस्ट जो है ना बोले थे। तो यहाँ पर उपनिवेश से कुछ पंक्तियाँ जो है ली गई हैं जो 600 BC से हैं, जो छांदोग्य उपनिषेध से ये वर्सेज लिए गए हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जो आत्मा है, सेल्फ है, वो क्या है? ये कहते हैं कि आत्मा जो है, कौन? उपनिषद में क्या लिखा कि मेरी जो आत्मा है वो बहुत छोटी है। वो जो है ना, हम ये कह सकते हैं कि वो मस्टर्ड का जो सीड होता है या फिर राइस का होता है या मिल्स का होता है, इससे भी छोटी है जो मेरे अंदर छिपी हुई है। फिर वो कहते हैं इसी वर्सेज में कि मेरी आत्मा जो है वो अर्थ से भी बड़ी, हेवन से भी बड़ी है, और तीनों जो लोक हैं इनसे भी बड़ी है। यानी यहाँ पर उपनिवेश के अंदर ये वर्सेज को लेकर के इनको एक्सप्लेन किया गया है कि जो नेचर है, जो सेल्फ है, उसकी क्या नेचर है। एक दूसरा है कि ये ट्रू सेक्रीफाइस क्या है, उसमें ये बताया गया है कि जो विंड है वो ही वास्तव में एक सच्चा सेक्रीफाइस है, वो फ्लो करती है तो सबको पवित्र करती है। बस इसमें केवल ये बताया गया है। नेक्स्ट क्या है? द स्टोरी ऑफ दातागंज। दातागंज के बारे में बताया गया। दातागंज कौन है? दातागंज यहाँ पर 1039 में अबुल हसन अल हुजवरी, जो अफ़गानिस्तान के शहर गजनी के निकट है, वहाँ के रहने वाले थे। जब तुर्की सेना ने, तुर्कमेनिस्तान वालों को क्या बोला जाता है? तुर्की सेना ने इनको पकड़ा और सिंधु नदी को क्रॉस करके लाहौर में इनको छोड़ दिया। ये लोग ये वहीं पर रहने लगे। कौन? अबुल हसन अल हुजवरी। इसके बाद
इन्होंने यहाँ पर फारसी में बहुत कुछ लिखा, और फारसी में किसके ऊपर लिखा? सूफीवाद के ऊपर, सूफीज़म, जिसे हम अरबियन भाषा में बोलते हैं तसवुफ़ के बारे में लिखा। क्या इन्होंने यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर 1073 में हुजूरी की लाहौर में डेथ हो गई, और यहीं उनको ब्यूरिड किया गया, दफनाया गया। और सुल्तान महमूद गजनी जो था ना, उसके ग्रैंडसन ने इनके यहाँ पर ग्रेव पर, कब्र के ऊपर टॉम्ब बनवाई। टॉम्ब क्या होता है? दरगाह बनवाई। और उनकी जब डेथ एनिवर्सरी आती है तो ये जगह इनको मानने वाले के लिए क्या, उनके जो डिवोटीज थे उनके लिए क्या बन गई? पिलग्रिम एज बन गई। तो यहाँ पर दातागंज बख्श को एक रिस्पेक्ट से जो है ना जाना जाता है, और उनकी दरगाह पर, उनके टॉम्ब पर जब यहाँ पर लोग आते हैं तो उनको कहते हैं कि ये देने वाला है, इसलिए इनको बोलते हैं दातागंज। देने वाला कौन? अबुल हसन अल हुजूरी। कहाँ, कब उनको लाया गया? वहाँ 1039 में। कहाँ, कौन लेके आए? तुर्की आर्मी ने इनको पकड़ा और लाहौर में इन्होंने लाहौर भेज दिया। यहीं पर वो रहे, यहीं पर उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में किसके ऊपर लिखा? तसवुफ़ क्या होता है? सूफीज़म। और यहाँ इनकी जब डेथ हो गई, डेथ होने के बाद महमूद जो गजनी थे उनके ग्रैंडसन ने इनके जो है ना यहीं पर ब्यूरिड किया और यहीं पर दफना दिया, वहाँ पर टॉम्ब बनवाई। और उनकी डेथ एनिवर्सरी पर यहाँ पर जो है ना लोग इकट्ठे होते हैं। कौन? उनके डिवोटीज। और इसको पिलग्रिम एज जो है ना, ये एक तरह से बन गई ये जगह। और यहाँ पर दातागंज बख्श जो हैं उनको बहुत ही रिस्पेक्ट से जो है ना जाना जाता है। और इस दरगाह पर, ये जो उनकी दरगाह है, यहाँ पर उनको दातागंज को देने वाला जो है ना कहा जाता है। सेकंड, थर्ड क्या? थर्ड, द स्टोरी ऑफ दातागंज कंप्लीट। लव फॉर द लॉर्ड। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर किसके लिए है? ये कुछ लव फॉर लॉर्ड, यानी यहाँ पर मीराबाई जो है वो अपने गॉड कृष्ण के प्रति उनका प्यार दिखाया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया कि ये जो वर्सेज है ये मीराबाई के अपने हैं। मीराबाई घूमती रहती थी, इनको जो ना सुनाती रहती थी। यहाँ पर मीराबाई क्या लिखती है, एक बार सुनना। यहाँ पर कहती, आई विल बिल्ड ए फर्मल पाइर ऑफ सैंडवुड एंड अलोन, लाइट it by your own hand when I am burnt away to cinder, smear this ash upon your limbs, let flame be lost in flame। वो कहती हैं कि हे मेरे गॉड्स, आप जो है ना मेरे लिए चंदन की, है ना, सैंडलवुड, चंदन की चिता बनाना और उसको अपने हाथों से जला देना, और उससे जो ऐसराख बने उसे अपने तन पर लगा लेना। इस तरह एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मिलन हो जाएगा। ऐसा मीराबाई अपने स्वामी, अपने गॉड, अपने लॉर्ड कृष्ण के बारे में जो ना लिखती है। यहाँ पर ये लिखता है कि अनदर वर्सेस सी सिंग्स, क्या गाती हो? व्हाट कैन मेवाड़ रूलर डू टू मी, इफ गॉड इज एंग्री ऑल इज लॉस्ट, बट व्हाट कैन द राणा डू। ये कहती है कि मेवाड़ का राजा, क्योंकि मेवाड़ में उनकी जो है ना शादी हुई थी जिस क्लेन में, वहाँ पर उनके लिए कहती है कि राणा यदि नाराज हो जाता है तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे स्वामी नाराज हो गए तो सब कुछ यानी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मीराबाई जो है ना अपने जो सिसोदिया क्लेन में जिनकी शादी हुई थी उनको वो छोड़ करके बताया जाता है कि राजस्थान से पैदल ही जो है ना अपने ये वर्सेस गाती हुई जो है ना कहाँ पर, यूपी के अंदर, जहाँ कृष्ण की इस रूप को जो है ना वो मुरली वाले को जो है ना अपना गॉड मानती, उनके लिए ये वर्सेस जो है ना उन्होंने कही हैं। नेक्स्ट,
चरखनामा। चरखनामा क्या है? चरखनामा मैं आपको बता दूं कि उत्तर नॉर्थ भारत में, सॉरी साउथ में, साउथ इंडिया के अंदर 17वीं सेंचुरी में जब मुसलमान आए और वो मुसलमान जो सूफी लोग थे, जब वो लोग वहाँ पर आए तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज थी, कन्नड़ थी, मलयालम थी, मराठास थी, ये दोनों वहाँ पर भाषा बोली जाती थी और भक्ति ट्रेडिशन वहाँ पहले से ही थी। तो चरखनामा में क्या है कि अपने साउथ के ये दक्कन के लोग यहाँ पर कुछ छोटी छोटी कविताएं मसनवी लिखते थे और उनको जैसे शादीनामा, लोरीनामा, यानी शादी के टाइम पर गाए जाने वाले छोटे छोटे गीत और बच्चों को जो है झुलाया जाता है तब जो है ना गाए जाने वाले गीत, इसी तरह चरखनामा है। चरखनामा जब वहाँ लेडीज़ दक्कन के अंदर जब चरखा वीविंग करती हैं, स्पिन करती हैं, तो वहाँ पर इस तरह के गीत गाए जाते हैं। यानी टोटली इसमें क्या है कि अपने पीर को हमेशा याद रखो, चाहे जब आप स्पिनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उनका नाम लेते जाओ और जब ये थ्रेड जो है ना कलेक्ट हो रहा है तब भी उनका नाम लेते रहो। इस तरह आप जो है ना 24,000 बार ऐसे नाम लेते जाओ। यानी अपने पीर को हमेशा ही, चाहे कुछ भी हो, उनको हमेशा ही याद रखना है। ये चरखनामा में जो है ना, यहाँ पर चरखनामा, चरखा जो काटती हैं वहाँ की वुमेन्स, उस टाइम ये गीत लोकल भाषा में जो है ना गाए जाते थे। क्यों? क्योंकि सूफी लोगों के आने से पहले यहाँ भक्ति ट्रेडिशन थी, भक्ति ट्रेडिशन को ही इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा बनाई गई छोटी छोटी मसनवी यानी छोटी छोटी कविताएं थी चरखनामे के द्वारा, जो अपने पीर को, अब पीर कौन होता है? जो कानखा में बैठता है। कानखा में कौन से ट्रेडिशन के लोग बैठते हैं? सूफीज़म। अपने पीर को हमेशा, चाहे आप कोई भी काम करते हो, उनको याद रखो। इस तरह चरखनामा में ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट, लास्ट, द फ्लाइट ऑफ द रिटन वर्ड। यहाँ पर जो है अबुल फजल क्या कहता है? अबुल फजल जो अकबर के एक राइटर थे, बहुत बड़े राइटर थे, जिन्होंने अकबरनामा लिखा था। तो यहाँ पर वो किसके बारे में? द फ्लाइट ऑफ द रिटन वर्ड के बारे में लिखता है कि रिटन वर्ड कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। वो कहते हैं कि 2 तरह के वर्ड होते हैं, एक होता है रिटन वर्ड और दूसरा होता है स्पोकन वर्ड। ये कहते हैं रिटन वर्ड की अपनी जो है ना में एम्बॉडी मीन एक साकार रूप दे देते हैं। किसको? वर्ड्स को। सपोज करो कि बहुत पहले के आज से 1500 ईयर्स पहले के हमें कोई रिटन वर्ड मिल गए, तो देखो उन वर्ड्स के अंदर अब भी जान है। यानी एक वो एम्बॉडी, एक साकार रूप देते हैं किसको? उन वर्ड्स को। और ऐसा लगता है जैसे हम सपोज करो कि महारानी लक्ष्मीबाई या महात्मा गांधी को पढ़ते हैं, तो हम जब भी महात्मा गांधी वर्ड्स में पढ़ते हैं जिसमें, तो हमें क्या लगता है कि उनका जो फिगर है महात्मा गांधी का वो हमारे सामने आ जाता है। तो ये यहाँ पर अबुल फजल ये बताना चाहता है कि रिटन वर्ड जो हैं वो स्पोकन वर्ड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। स्पोकन वर्ड जो है ना, हम बातें चल रही हैं, स्पोकन वर्ड जब बंद, बातें आपस में कन्वर्सेशन जब बंद हो जाती है तो स्पोकन वर्ड भी मर गए एक तरह से। लेकिन यदि उनको रिटन किया जाता है, लिखा जाता है, तो वो एक लंबे टाइम तक जीवित रहते हैं। ऐसा जो है ना अबुल फजल ने इनके लिए कहा है। अब सपोज करो कि हम जो है ना आज से 50 ईयर्स पहले जाते हैं और हम अपने रिलेटिव को लेटर लिखते हैं, तो वो देखो वो लेटर जब अपने रिलेटिव को मिलता है तो उनको पढ़ता है तो लगता है कि पढ़ने वाला जिस लेटर में जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं वो सामने वाला बोल रहा है। तो इस तरह इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो किससे ज़्यादा है? स्पोकन वर्ड से भी ज़्यादा है। वो लेटर जो है ना
साइलेंट हैं लेकिन फिर भी बोलते हैं, स्थिर हैं फिर भी जो है ना वो सफ़र करते हैं। इस तरह अबुल फजल ने फ्लाइट ऑफ द रिटन वर्ड यानी रिटन वर्ड के बारे में ये बताया है कि रिटन वर्ड हमेशा ही फ्लाइट करते रहते हैं, चाहे वो खरोष्टी के हो चाहे वो ब्राह्मी के हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हमें जब वो वर्ड मिल जाते हैं तो वो हमें उस टाइम के बारे में सब कुछ बताते हैं। तो आज अपने ये जो टॉपिक साइट क्या है, माउंट्स क्या है, लेयर्स क्या है, वर्सेस फ्रॉम द उपनिषदाज। यहाँ उपनिषदाज से 2 वर्सेस लिए गए थे जो सोल के बारे में बताते हैं कि सोल क्या है। द स्टोरी ऑफ दत्तागंज बक्स कहाँ है, लाहौर में है। उनकी डेथ एनिवर्सरी पर यहाँ पर जो है ना उनके डिवोटीज पिलग्रिमेज करते हैं। लव फॉर द लॉर्ड्स, मीराबाई किसके प्रति लव है, अपने गॉड कृष्ण के प्रति। वो यहाँ पर कहती है कि मुझे मेरी दोनों चिता में आग लगा दे जाना और वो जो राख मैंने अपने शरीर पर लगा लेना ताकि एक आत्मा का परमात्मा से मिलन हो। और वो इसके साथ साथ कहती है कि मेरे जो राजा हैं, मेवाड़ के जो राजा हैं वो रूठ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे स्वामी, मेरे गॉड, मेरे लॉर्ड कभी भी नहीं रूठने चाहिए। लॉर्ड वर्ड यहाँ कृष्णा के लिए जो है यूज है। चरखनामा, चरखे के साथ जब लेडीज जो है ना वहाँ पर स्पिनिंग करती, वीविंग करती हैं, तो उस टाइम गाए जाने वाला जो है ना ये फोक लॉग है, फोक सॉन्ग है, छोटी छोटी कविताएं हैं कि इसके थ्रू भी आप अपने पीर को याद कर सकते हैं। पीर कौन है, यहाँ पर पीर जो कानखा में बैठने वाले लोग हैं। कानखा में कौन, चिश्ती सिलसिला से रिलेट हैं। सूफीज़म के 2 पार्ट हैं, सुहरावर्दी और चिश्ती। यहाँ चिश्ती लोगों को जो है ना याद किया जा रहा है। चिश्ती कौन है, जो कानखा में बैठने वाले हैं, पीर शेख होते हैं। द फ्लाइट ऑफ द रिटन वर्ड, रिटन वर्ड से रिटन वर्ड की कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अबुल फजल कहता है कि यहाँ पर स्पोकन वर्ड से भी बहुत ज़्यादा रिटन वर्ड की अपनी जो है ना वैल्यू है। ये जो है ना आज से 2000 साल पहले लिखे वर्ड भी जो है ना कितने आसान तरीके से वो उनको हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी एम्बॉडी एक रूप, साकार रूप जो है ना एक चीज़ को देते हैं। इस तरह यहाँ पर ये अपने टॉपिक कंप्लीट। ओके बेटा, थैंक यू।